हमने जो आगे वाले टॉपिक्स डिस्कस करने, ये हमारे सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल है। अब इनके अंदर वो चीज़ें जो इन टॉपिक्स के अंदर है, इनको हम पढ़ते हैं, इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर इसके अंदर आपको याद करनी होगी, रटा लगाना होगा, तो वो चीज़ें याद कीजिएगा। पेज नंबर है बेटा हमारे पास 316। 316 के ऊपर है न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए बेटा, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने अल्फा, बीटा और गामा इमिशन के बारे में पढ़ा था। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है ये स्पॉन्टेनियस भी होती है और ये इंटर्नशिप भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करवा सकते। आप किसी भी न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। और सबसे पहले न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया था रदरफोर्ड ने, जो रिएक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर इसने नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल के जो है वो फॉल करने के बाद ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया था। Nuclear reactions in which alpha and beta particles are emitted by unstable nuclei were introduced earlier. These nuclear reactions are, however, spontaneous and uncontrollable, but they provided the first rich source of nuclear particles which may be used to bombard other nuclei and initiate new nuclear reactions. One of the first nuclear reaction artificially induced was observed by Rutherford in 1919. He used alpha particles obtained from radioactive nuclei to bombard nitrogen nuclei to produce oxygen. इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर नाइट्रोजन 14 है, इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल फॉल करवाया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन 17 के अंदर, और इसमें से क्या पैदा होता है, प्रोटॉन होता है। अब इसके अंदर जो कहा गया द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, इसके अंदर भी सब कंजर्वेशन लॉज होते हैं। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका देखिए ये नाइट्रोजन है 17 है, और सॉरी नाइट्रोजन 14 है, और इसका जो चार्ज नंबर 7 है, इसको हम क्या देते हैं, अल्फा पार्टिकल देते हैं। तो इसमें से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 और बनती है, इसमें से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन और इसको हम क्या देते हैं, अल्फा पार्टिकल, और इसमें से ऑक्सीजन बनती है, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल आता है बेटा, हमारे पास प्रोटॉन बनता है, और इसमें से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे वो चीजें लिखी जाएंगी जो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे, राइट साइड पे क्या लिखा जाएगा, वो चीजें लिखी जाएंगी जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो होता है ये पहला रिएक्शन था जो आर्टिफिशियली इंड्यूस हुआ है। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे बेटा, ठीक है। The discovery of this nuclear reaction was a landmark in the physics and opened a new era for producing other types of nuclear reactions which may be summarized as below. पहला है प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। देखें, if lithium absorb a photon, two alpha particles are found to be produced। ये याद रखने बेटा, देखें इसमें लिथियम 7 इस्तेमाल हुआ है, लिथियम 7 है, इसको हम प्रोटॉन देते हैं बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो अल्फा पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। अगर पूछा जाए कि कौन से रिएक्शन से, तो ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, ये लिथियम 7 के साथ है। नीचे एक और रिएक्शन है जो लिथियम 6 के साथ है। अब सेकंड है ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन्स may be absorbed by lithium 6 to produce two alpha particle। इसके अंदर लिथियम 6 है बेटा। हाँ भाई हमारी आई लिथियम 6 वाला आइंस्टाइन की मास एनर्जी को सबसे पहले प्रूव नहीं किया था, किसने किया था,
लिथियम 7 ने। और किस तरह से प्रूव किया? जाहिर है मास इफेक्ट होगा, और मास किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी के अंदर। क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो लिथियम 6 है। इसमें जब न्यूट्रॉन आता है तो इसमें क्या बन जाते हैं? दो अल्फा पार्टिकल बन जाते हैं। अब इसके बाद है गामा इंड्यूस रिएक्शन। अब इसके अंदर बेटा होता है एल्यूमिनियम होता है, इसके ऊपर सिर्फ गामा होता है बेटा। इसके अंदर H21 है ना, ये मिस प्रिंटिंग है बेटा, इसको मिटा दें। क्योंकि अगर H21 रखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर और कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर नहीं होगा। एल्यूमिनियम है बेटा 27 है, और 13 है। इस पे गामा 50 का जब फॉल करवाते हैं तो ये सोडियम के अंदर कन्वर्ट होता है, प्लस इसमें से क्या बन जाते हैं? दो प्रोटॉन बनते हैं। ये रिएक्शन एक और तरह से भी होता है। अगर आप एल्यूमिनियम को H21 दोगे तो ये रिएक्शन सोडियम 24 के अंदर जाएगा, और इसमें से दो प्रोटॉन बनेंगे और एक न्यूट्रॉन बनेगा। तो इसकी दो कंडीशंस होती है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, तो आप बुक वाली कंडीशन लिखें। इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बेटा। फिशन रिएक्शन का मकसद है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस टूट के दो लाइट न्यूक्लियाई बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे फिशन। ठीक है, और इसकी कुछ हिस्ट्री भी दी गई है। ये चीजें याद रखनी है बेटा, ये बड़े टॉपिक है, हम इतना डिटेल में अंदर नहीं जा रहे। आपने सिर्फ वही चीजें याद रखनी है जो आपके बुक में, क्योंकि आपने टेस्ट देनी है। ज्यादा डीप इन टॉपिक्स के अंदर जाओगे तो खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा। A remarkable nuclear reaction was discovered in 1934 when Fermi, Segre, and co-workers bombarded uranium by neutrons and noticed the production of several beta activities with different half-lives. 4 years later, in the year 1938, two German scientists, Hahn and Strassmann, showed that one of the radioactive elements produced when uranium is bombarded by the neutron is the barium isotope 141. Soon after, in the 1939, Fish and Meitner suggested that in the above neutron bombardment experiment, the uranium nucleus undergoes a nuclear fission process producing two fragments, barium and krypton, of roughly equal size. Such a process of splitting of a heavy nucleus into smaller fragments is called nuclear fission. ठीक है, ये हिस्ट्री दी गई, याद रखनी है बेटा, क्योंकि ये चीजें टेस्ट के अंदर आ सकती है। कि फिशन रिएक्शन के अंदर यूरेनियम 235 के ऊपर जब फिशन रिएक्शन करवाए, जब फिशन रिएक्शन करवाया कैसे जाता है बेटा? कि यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई जाती है। न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट के बाद यूरेनियम 235 जो होता है उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाता है, और वो एक्साइटेड हो जाता है, और आखिरकार वो दो न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। इसमें क्वेश्चन आया था एनटीएस के टाइम पे कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है स्लो होता है या फास्ट होता है? तो इसके अंदर बेटा स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है, इसलिए कि फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से गुजर जाएगा। ठीक है, फास्ट अगर न्यूट्रॉन दोगे तो ये न्यूक्लियस से गुजर जाएगा, इसलिए स्लो न्यूट्रॉन के बारे में आप कह सकते हैं। Such a process of splitting a heavy nucleus into smaller fragments is called nuclear fission. Each fission of some smaller particles also, in addition to the bigger fragments. Typical nuclear fission reaction are following. यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियम 236 के अंदर जाता है, इसमें बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, प्लस इसमें तीन क्या हो जाते हैं? न्यूट्रॉन आते हैं, प्लस इसमें क्या हो जाती है? क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। Whereas Q is the energy released in the reaction. Thus, the general scheme of the nuclear fission reaction is of the following form. यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद 236 में जाएगा, एक्साइटेड होगा, XY फ्रेगमेंट्स बनेंगी, न्यूट्रॉन एनर्जी गामा रे के अंदर बनेगी। Where 236 is excited nucleus after the capture of neutron, X and Y are the fission fragments. This fission process
may be schematically represented. देखिए इस रिएक्शन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें न्यूट्रॉन का निकलना है। ये रिएक्शन होता ही न्यूट्रॉन से। अगर आप यूरेनियम के अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट करोगे, आप एक रिएक्शन स्टार्ट करोगे, उसमें से सपोज करें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम को तोड़ेंगे और इस तरह से ये रिएक्शन क्या करेगा, इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग, जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, ये चेन बन जाती है। अब ये चेन रिएक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर इस चेन रिएक्शन को आप अनकंट्रोल्ड छोड़ दें। सपोज करें यूरेनियम आपके पास बहुत ज्यादा है, आपने रिएक्शन करके छोड़, ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम एटम्स टूटेगी और एक एक्सप्लोजन हो जाएगा जो एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। तो अगर चेन रिएक्शन को आप अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे तो अनकंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियर बम बनता है। और अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इसको कंट्रोल किससे करोगे, आप इसके अंदर मॉडरेटर इस्तेमाल करोगे। और मॉडरेटर में क्या हम करते हैं, ग्रेफाइट, कैडमियम और ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा मटेरियल होता है जो जहाँ पे ये फिशन रिएक्शन होता है वहां पे अगर ये मौजूद है तो ये मटेरियल क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने से ये रिएक्शन फर्दर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रहता और ये रिएक्शन बंद हो जाता है। तो ऐसी चीज जो इस रिएक्शन को खत्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेटर। और मॉडरेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The most important aspect in the above reaction is the liberation of at least one or more energetic neutrons, which may further induce fission in the additional heavy nuclei in the form of chain reaction, resulting in the sudden release of huge amount of energy and nuclear bomb. The energy released in the fission process is due to the conversion of mass defect between the mass of the heavy nucleus and the resultant fragments. ये mass defect होता है, कल डिस्कस किया था, into energy. द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन का डायग्राम दिखाया गया। द चेन रिएक्शन डिस्क्राइब्ड अबव इज अ सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। सेल्फ का मकसद है जो न्यूट्रॉन निकलते हैं फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं। सच अ रिएक्शन इज अलाउड टू प्रोसीड रैपिडली, it would lead to a huge explosion because of the unchecked release of energy. The uncontrolled chain reaction may be checked if some device is used to absorb some of the neutrons produced in fission. A suitable device is the use of some material as moderator to slow down the reaction. Commonly used materials as good moderation are graphite and cadmium, which may keep the chain reaction well below the self-sustaining level. Moderators are used in the form of numerous rods inserted into reaction chamber. ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये अनकंट्रोल्ड भी होता है। अगर अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे तो एटम बॉम्ब का प्रोसेस होगा, अगर कंट्रोल करोगे तो आप इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर वगैरह के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ मकसद के लिए इसको कर सकते हैं यूज। अब इसके बाद है फ्यून बेटा। फ्यून का मकसद होता है जिसमें लाइट न्यूक्लियाई मिला के एक हेवी न्यूक्लियस बना है। इसमें फिशन में हेवी न्यूक्लियस टूट के लाइट बनाता है और इसके अंदर दो लाइट मिलके क्या बनाते हैं, हेवी बनाते हैं। बेटा फिशन रिएक्शन होता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसको न्यूक्लियस से कोई रिपल्शन नहीं आती, इसलिए इजीली हो जाता है। लेकिन ये जो फ्यून होता है ना, इसके अंदर दो न्यूक्लियर से मिला हुआ होता है और दोनों न्यूक्लियर क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी, इसलिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी। फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व 19.6 of section 10 we may note that nuclei with mass number A less than 30 or 40 have similar binding energies। क्या आप जैसे देखोगे, कल हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा था कि जो बड़े न्यूक्लिया होते हैं उनमें मास डिफेक्ट ज्यादा होता है, जो छोटे न्यूक्लिया होते हैं उनमें मास डिफेक्ट कम होता है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है।
For example, the binding energy per nucleon of hydrogen is 1.12 MeV, whereas it has a value of 7.07 MeV for helium. This suggests that in principle a process inverse to the fission is energetically possible for lighter nuclei. However, hence the process in which heavier nuclei are formed from two or more lighter nuclei is called nuclear fission, nuclear fusion. The energy released in the fusion of the lighter nuclei into heavier nuclei is called thermonuclear fusion energy. When fusion takes place under controlled condition, अब fusion reaction क्या होता है बेटा देखें, इस रिएक्शन के अंदर दो ड्यूट्रॉन इस्तेमाल किए, H21 ड्यूट्रॉन है, इनको इस्तेमाल किया है तो इसमें He32 मीन्स हीलियम का आइसोटोप बनता है, प्लस इसमें एक न्यूट्रॉन बनता है और इसमें एनर्जी मिलती है 3.3 MeV। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखें, इसमें भी दो न्यूट्रॉन है, इसमें से एक ट्राइटॉन बनता है और इसमें से एक प्रोटॉन निकलता है और इसमें एनर्जी कितनी मिलती है आपको 4 MeV। मीन्स दो तरह से रिएक्शन हो सकता है, अगर न्यूट्रॉन बनेगा तो हीलियम आइसोटोप बनेगा, और फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो दो न्यूट्रॉन है इसमें से जो है वो एक न्यूट्रॉन निकलता है और सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या निकलता है, प्रोटॉन। डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखते हैं बेटा। Another source could be the direct combination of a neutron and triton. अगर न्यूट्रॉन और ट्राइटॉन को आपस में मिलाएंगे तो इसमें से क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल, और इसमें एक न्यूट्रॉन निकलेगा और इसमें से एनर्जी निकलेगी 17.6 MeV. Fusion reaction for this type can produce abundant energy. The raw material for the reaction. अब इसके अंदर ड्यूट्रॉन चाहिए और ड्यूट्रॉन हमें कहाँ से मिलता है, हेवी वाटर के तौर पे ओशियन से मिलता है। Is neutron which is found in abundance in the world oceans as heavy water. Fusion reactions are also the basic source of energy in stars including the sun. ये क्वेश्चन भी आया था कि स्टार्स और इनके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ये फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, वन सच चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन प्रोसेस। अब देखें ये एक रिएक्शन दिया गया है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के अंदर 4 प्रोटॉन इस्तेमाल होते हैं, इसमें से 4 प्रोटॉन में अल्फा पार्टिकल बनता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब ये 3 रिएक्शंस पे मुश्तमिल है। देखें, 2 प्रोटॉन हम कंबाइन करेंगे, इसमें एक न्यूट्रॉन बनेगा, इसका मकसद है इन दोनों प्रोटॉन में एक कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, क्योंकि बीटा पॉजिटिव निकला है और बीटा पॉजिटिव के साथ क्या निकला है, न्यूट्रिनो निकला है। और ये जो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा H21, इसको आप दोगे थर्ड प्रोटॉन, और थर्ड प्रोटॉन के बाद ये किसमें चला जाएगा, हीलियम में, और इसमें से गामा निकलेगा। अब हीलियम को आप क्या दोगे, प्रोटॉन, ये किसमें चला जाएगा, क्लास लेने बोल रहा चले में और प्लस रिकॉर्डिंग देवी क्लास से बीटा पॉजिटिव। मींस ये चौथा प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बनता है 4 प्रोटॉन से। तो अगर 4 प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल बनेगा, इसका मकसद है 2 प्रोटॉन को किसमें जाना पड़ेगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। अगर 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं, इसका मकसद है 2 प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होने हैं, 2 प्रोटॉन कन्वर्ट होने न्यूट्रॉन में, तो इसमें से 2 बीटा पॉजिटिव निकलते हैं फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर। तो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर एक एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन के अंदर। और इसमें जब बीटा पॉजिटिव निकलता है तो देखिए साथ में न्यूट्रिनो लिखा हुआ है, और न्यूट्रिनो जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसका मास वेरी नियर टू द जीरो होता है और हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, अर्थ से भी ऐसे गुजर जाता है जैसे रोशनी गिलास से गुजर जाती है, ये अर्थ से ऐसे गुजर जाता है, लेकिन मासलेस नहीं है, मास वाला पार्टिकल। मिलियन बिलियन न्यूट्रिनोज आपसे गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, तो ये मासलेस नहीं है, मास वाला पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल। In the first and third reaction above, neutrino is an electrically neutral particle of very small mass, compared to even zero, that carries away the missing energy in the concerned nuclear reaction and fulfills the requirement of the conservation laws of momentum and energy. ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इस रिएक्शन के अंदर की जाती है उसमें इस न्यूक्लियर की एनर्जी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। This means that in a process involving the beta decay, the disintegration energy is shared between the beta particle, the neutrino, and the recoil nucleus with the division of energy among the three particles. The above pion reaction means that the net effect of the proton-proton cycle of three-pion reaction is the conversion of four protons into an alpha particle, two positron, two neutrinos, and a gamma ray photon. In this pion process, the amount of energy released have been calculated to be of the order of 25 MeV. Fusion of the hydrogen into helium can also proceed in another way. एक और रिएक्शन भी है बेटा, इसके अंदर भी चार प्रोटॉन किसमें जाते हैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर, लेकिन ये रिएक्शन कार्बन को इस्तेमाल करता है, कार्बन को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और यही रिएक्शन कहा जाता है सन के ऊपर हो रहा है, और इसी रिएक्शन की वजह से सन में से ये एनर्जी इमिटर बीते ने जो है वो इसको सजेस्ट किया था. This is assumed to occur in the sun and is known as the carbon nitrogen cycle or simply carbon cycle. This cycle of pion reaction was proposed by Bethe in the year 1938. In this cycle, four protons are converted into an alpha particle with the carbon acting as a catalyst in the reaction. The sequence of the reaction taking place in the carbon cycle are, देखिए कार्बन 12 से शुरुआत होती है, इसको एक प्रोटॉन दिया जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन के अंदर. नाइट्रोजन 13 जो है ये रेडियो एक्टिव है. नाइट्रोजन 13 जो होता है वो बीटा पॉजिटिव इमिट करने के बाद किसमें चला जाएगा, कार्बन 13 के अंदर, और कार्बन 13 को दूसरा प्रोटॉन दिया जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 के अंदर. नाइट्रोजन 14 को तीसरा प्रोटॉन दिया जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन 15 के अंदर. ऑक्सीजन 15 रेडियो एक्टिव है, ये किसमें चला जाएगा, बीटा पॉजिटिव इमिट करने के बाद नाइट्रोजन 15 में जाएगा. नाइट्रोजन 15 को चौथा प्रोटॉन दिया जाता है, ये कार्बन और अल्फा पार्टिकल के अंदर चला जाएगा. तो कार्बन किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं. The energy released after a complete cycle, during which four protons combine to form a nucleus of the helium and two positrons, have been found to be more than 26.7 MeV. ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है वो बताता है कि आपका बुक 1948 के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ लीजिए. इसके बाद जो लिखा हुआ है वो कहता है ये आपका ओल्डेस्ट बुक है इन पाकिस्तान. पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बूढ़ा जो बुक है वो ये, ठीक है ना, क्योंकि ये 1900, क्योंकि इसमें देखिए एक अजीब चीज लिखी गई है कि फ्यून रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए 1948 से कोशिशें जारी है. अब अगर ये बुक लिखा होता 1970 में तो क्यों कहते कि 1948 से ये कोशिश, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ही साइंस शुरू हुई. ये बुक 1948 के करीब लिखा है, 1949 में लिखा हो, 50 में लिखा हो, 1951 के अंदर लिखा हो, 52 के अंदर लिखा, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सबसे बूढ़ा बुक पाकिस्तान के अंदर यही है. और सुना था कि इस साल इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि चेंज नहीं कर रहे. ठीक है, अब चेंज न करने के जो रीजन मुझे नजर आते हैं, मैं आप हो सकता है मेरी बात गलत हो, सही है, जरूरी नहीं मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे जो रीजन नजर आ रहा है ना, तो शायद लिखने वालों से लिखा नहीं जा रहा, और अगर लिखने वाले कहीं से कॉपी पेस्ट करके बुक बना भी देते हैं तो डरिए कि बढ़ेगा. ठीक है, तो अपनी एजुकेशन के हालात ये तो ठीक है, बुक सबको रटा लगा हुआ है, जैसे तैसे करके काम चल जाता है, लेकिन अगर नई चीज आई तो मसला तो होगा. ठीक है, तो
इसलिए मुझे लगता है कि जो बुक को चेंज करने के पीछे, जो न करने के पीछे जो सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है रीजन, ये होता है कि जितना खींच सको खींचो, फिर बहुत ज्यादा तमाशा लगे तो चेंज कर दो भले, लेकिन मजबूरी शायद ये कि बढ़ाएगा कौन। ठीक है, अपनी एजुकेशन के ये हालात हो गए कि जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। से ग्रेजुएट आते हैं ना, फिजिक्स के ग्रेजुएट ने, अब मैं कोई सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन फिजिक्स के बहुत सारे टीचर यहाँ पे जब डेमो देने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन किसके अंदर है, वो कहते हैं कि हमारी बीएस वगैरह फिजिक्स के अंदर है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? तो बंदे को ये आता है कि हंसी आती है सुन के, कि वो कहते हैं सिंधी भी पढ़ाएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे, पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ाएंगे, सोशल स्टडीज भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे। अब ये हालात है तो शायद बुक लिखने वालों को किसी ने बताया है कि पढ़ाएगा कौन। ठीक है, बहरहाल देखेंगे क्या होता है इस मुल्क का। अगर आ जाता है तो मजा आएगा। ठीक है, देखेंगे किसके अंदर कितना दम होता है। पढ़ने वालों का भी पता लगेगा, पढ़ाने वालों, पढ़ने वाले तो पढ़ लेंगे न्यू बुक है, पढ़ाने वालों का ज्यादा पता लगेगा। उसके बाद होता है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये आखिरी टॉपिक है आपका। देखिए, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन दो हमने डिस्कस किए बेटा। फिशन रिएक्शन कंट्रोलेबल होता है, फ्यूजन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसके अंदर जो है वो फिशन रिएक्शन करवाया जाता है, और फिशन रिएक्शन को करवा के बिजली वगैरह पैदा की जाती है। तो ऐसी लेबोरेटरी या ऐसी चीज जिसके अंदर ये रिएक्टर रिएक्शन करवाया जाए, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंदर एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे अगर आप आम तरह से कोयले से आग जलाते हो तो उसमें जो हीट पैदा होती है, उसके मुकाबले में एक फिशन रिएक्शन के अंदर जो हीट पैदा होती है वो 10 पावर 9 टाइम्स ज्यादा पैदा होती है। ये लाइन लिखी हुई है बेटा, इसकी सेकंड लाइन है, अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन Then we produce produces average on the 10 average power. 10 power 9 times more energy compared to the energy released when a carbon atom in the conventional coal furnace combine with the oxygen in the air to form carbon dioxide। आम जो कोल फर्नेस होता है ना, उसके मुकाबले में फ्यूल रिएक्शन एक कितनी एनर्जी पैदा करता है? 10 पावर 9। अब इसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूल बेटा। सिर्फ पॉइंट्स याद करें बेटा इसकी रटा, मैं पॉइंट्स आपको भेजता हूँ जिसके अंदर सब इसकी और 19 और 20 चैप्टर की सब जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स लिखी हुई है, रटा लगाना है आपने। ठीक है, बुक को भी पढ़ना है, हो सकता है कोई चीज मिसिंग हो इसके अंदर, अच्छा खासा रटा लगना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस आपको पता है रात आ गया है और सिलेबस वही है। अब इलाज आप लोगों का इलाज दुनिया के अंदर नहीं है, फिजिक्स वालों का तो इलाज हो जाएगा, आप लोगों का इलाज है ही नहीं। ठीक है, अब सिलेबस आया, उसके बाद क्वेश्चन आया, अब इरिटेशन, फिर कहते कि सर आप हमसे तमीज से बात नहीं करते। अब आप तमीज के लायक हो कि तमीज से बात करें? पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आंसर दे दे तो फिर मैं भी आपको आंसर दे दूंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि फिर टेस्ट की डेट क्या होगी। अब सिलेबस एक अलग चीज होती है, टेस्ट की डेट पहले दे चुके। अब अगर सिलेबस आता है तो टेस्ट की डेट का क्या ताल्लुक से, खुदा के बंदे, डेट अलग चीज होती है, सिलेबस। अब यहाँ पे जीटी की आपको डेट दे देते हैं, सिलेबस बाद में बताते रहते हैं कि सिलेबस और डेट में क्या कनेक्शन है। कोई ऐसा कनेक्शन है? दूसरी बात कि सिलेबस सेम है या डिफरेंट है। तो खुदा के बंदे स्टूडेंट, तुम वो खोल के देख लो, सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तीसरी बात कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी सर? फिर रजिस्ट्रेशन का मुझे तो नहीं बताया पीएमडीसी ने कि भाई रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी। अब ऐसी बातें आप पूछते, और जो उसके बाद सिलेबस देखें सेम है, सिर्फ कलर चेंज है।
ठीक है, उसमें और था इसमें। अब उसमें पुराने सिलेबस में लिखा था कि टेस्ट एक होगी, ये होगा, वो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ ना, सोशल मीडिया पे बांधे लोग होते हैं, जो अक्ल से फ्री लोग होते हैं। अब वो सोशल मीडिया और एक टेस्ट होगी पूरे मुल्क के अंदर। भाई खुदा के बंदे, पुराना सिलेबस है, कलर चेंज करके दिया है, पुरानी चीज लास्ट ईयर तय हो चुका, पीएमडीसी बन चुकी, सूबों की टेस्ट होती है, लास्ट ईयर हो गई, अभी भी होगी। अब वो कोई एक चीज उसमें आ गई है तो उसका मतलब सिंगल टेस्ट सर, फिर बुक्स कौन से? अरे भाई बुक्स एसटीपी के पढ़ोगे, कौन से पढ़ो? अब कौन कहे, अब ऐसे नहीं कर, फिर आप कहते हैं सर आप तमीज से बात नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं, ये। तो भाई आप भी तमीज थोड़ी तो सीखेंगे, पूछते क्या हो खुदा के बंदे। ये कंफ्यूजन की निशानी है। ये चीज आपको बताती कि आप इंतहाई कंफ्यूज्ड लोग हो। अब आप डॉक्टर बनोगे, कल इंजीनियर बनोगे, पेशेंट पड़ा होगा, आपसे फैसला नहीं होगा, ऑपरेशन करनी है नहीं करनी। ठीक है, अभी अब ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, ऑनलाइन ना होता तो आपको बहुत सारी चीजें मैं बताता, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। वो भी ठीक है, अभी रिकॉर्ड हो रहा आखिरी है। टॉपिक है बेटा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। Yeah, again the topic. अंदाज किया दिया भले भी ऐसा देखो मेरी मोबाइल में रील्स, ठीक है, वो आगे बताया ऑनलाइन। तो देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर जो नहीं होता है, इसके सर। अंदर होता है फ्यूल, और फ्यूल का मकसद होता है जिससे रिएक्शन हो। सिंपल सी बात है, इंजन का फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल और डीजल होते हैं। तो देखें, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फिशनेबल और फिजाइल आइसोटोप इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूल बेटा। कि जो आप कह सकते हैं कि जो चीज फिशन रिएक्शन करती है, फिशन रिएक्शन दो करते हैं, यूरेनियम 235 करता है और दूसरा प्लूटोनियम 239 करता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल रिएक्टर, पुराने रिएक्टर होते हैं, उनके अंदर 235 से फिशन रिएक्शन होता था, और जो ब्रीडर रिएक्टर है उससे 239 से होता है। A material consisting of the fissionable isotope is called the nuclear reactor fuel. The fuel that may be used in a reactor are uranium-235 in its natural abundance 0.715। ये नेचुरली यूरेनियम 235 जितना मिलता है उसमें से सिर्फ जो भी यूरेनियम मिलता है उसका सिर्फ 0.715% होता है यूरेनियम 235। आर इन इनरिच्ड प्रोपोर्शन यूरेनियम 238 कर दे बेटा इसको, ये बुक के अंदर मिस्टेक है, यूरेनियम 238 कर दे, IE238 एंड 239 बेटा। नीचे 239 है, ऊपर जो IE है ना बेटा 235, जो इसको 238 कर दे। तो बेटा कुदरती तौर पे जितना भी यूरेनियम मिलता है उसमें सिर्फ 0.715% जो होता है वो 235 होता है, बाकी रिमेनिंग 238 और 239 होते हैं। अब इसके बाद होता है मॉडरेटर। बेटा मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर का काम होता है रिएक्शन को कंट्रोल करना। In the nuclear fission process, at least one or more energetic neutrons are produced per fission. To reduce the energy of neutrons, some suitable materials are required, which are known as moderators. The good moderating materials possess usually low mass number. मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन के साथ, इसलिए इनका अपना मास नंबर कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद खुद जो है वो कोई रिएक्शन करके बैठे। एंड लार्ज स्लोइंग डाउन पावर, क्योंकि इनको न्यूट्रॉन को स्लो करना है तो इसका स्लोइंग डाउन पावर ज्यादा होना चाहिए। द ऑर्डिनरी वाटर, आम पानी, लाइट वाटर इज एन अट्रैक्टिव मॉडरेटर, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये इजीली मिलता है और लो कास्ट है। इससे बेहतर है हेवी वाटर, लेकिन हेवी वाटर कास्टली है और मिलता कम है। The ordinary water, light water is an attractive moderator
moderator material because of its easy supply and low cost. Heavy water is supposed to be the best suited material for neutron moderation in spite of its greater cost as compared with the light water. Other moderators which may be used in a reactor are graphite, beryllium and its oxide and certain organic compounds. इसके बाद एक कूलेंट बेटा, जब ये रिएक्शन होता है ना तो इसमें एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है फिशन में। तो जहां पे ये रिएक्शन होता है वहां पे हीट जो पैदा होती है, उस जगह को ठंडा करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं कूलेंट। जैसे इंजन के अंदर भी पानी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन के अंदर हीट पैदा होती है उसको ठंडा रखने के लिए। A huge amount of heat is generated in the reactor core as a result of the fission taking place in the nuclear fuel. To remove this large quantity of heat, materials are required which are called coolants. These materials are usually circulated through the core in order to absorb heat and transfer it to the outside core. जैसे ये इंजन के अंदर पानी को घुमाया जाता है, इंजन में से वो हीट बाहर लेके इंजन को ठंडा रखते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसकी दीवारों के अंदर पानी घुमाया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रख सके। अब कूलेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट शुड हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन द न्यूट्रॉन। इसका काम न्यूट्रॉन से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका काम किसके साथ है, कूल करना, हीट को ले जाना। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब नॉर मॉडरेट द न्यूट्रॉन्स, इसका काम ही नहीं है, इसको ये नहीं करना चाहिए। It should not induce any chemical effect with other materials in contact with the system, कि इनको कोई भी रिएक्शन किसी मटेरियल के साथ नहीं करना चाहिए। The coolant should not break up under the effect of radiation, कूलेंट से रेडिएशन गुजरेगी, ऐसा ना हो कि कूलेंट खुद ब्रेक हो जाए रेडिएशन की वजह से। The coolant material should be capable of acquiring long-lived radioactivity during its circulation through the reactor. It should have low vapor pressure, क्योंकि ये रिएक्टर की दीवारों के अंदर घूमता है। जब रिएक्टर के अंदर हीट पैदा होती है, ऐसा ना हो कि इसका वेपर प्रेशर इतना हो कि दीवारों को ये वेपर प्रेशर इसका तोड़ दे, इसका लिए लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। At the operating temperature of the reactor, the material should be able to remove large quantities of heat for a small input of a pumping power. In fact, no single coolant possesses all the above properties simultaneously, and the choice of the coolant depends upon the type of reactor. कोई ऐसा रिएक्टर होता है ज्यादा हीट पैदा होती है, किसी में कम, तो कूलेंट उस हिसाब से रखा जाता है। The material commonly used as coolants are light water, heavy water, liquid metals such as sodium or sodium potassium alloy or mercury. Certain organic liquids and gases are also used as coolants. इसके बाद है कंट्रोल मटेरियल। बेटा मॉडरेटर और कंट्रोल मटेरियल का काम सेम होता है। मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो करके रिएक्शन को बंद करता है, और कंट्रोल मटेरियल क्या करता है, रिएक्शन को एक लेवल के अंदर रखता है। जैसे ब्रेक जो होता है, अगर फुल ब्रेक लगाए तो वो क्या करेगा, गाड़ी को रोक लेगा, ठीक है, लेकिन अगर एक्सीलेटर जो होता है वो गाड़ी की स्पीड को क्या करता है, कम ज्यादा करने के लिए। तो आप कह लें कि मॉडरेटर ब्रेक है जो रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक लेता है, और जो एक्सीलरेटर होता है वो क्या होता है, वो कंट्रोल मटेरियल जो एक लेवल से स्पीड को कम होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल मटेरियल रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता, कंट्रोल मटेरियल क्या करता है, रिएक्शन को एक लेवल के अंदर रखता है। In order to control the nuclear fission in a reactor, suitable neutron absorbing materials are required to be placed in the core region. The control material should be such that it does not become radioactive by the neutron capture. Cadmium has been found to be a good control material because of its low melting point. Cadmium can be used as a control material at low temperature, क्योंकि इसका अगर high temperature पे करोगे तो ये वेपर बन जाएगा। For higher temperatures, an alloy of silver with 15% indium and 5% cadmium is more suitable because of its higher melting point. Boron is also very good control material due to its very high melting point and large neutron absorbing capability. ये सारी चीजें याद रखनी है बेटा। Sometimes boron is mixed with the stainless steel, aluminum
लगाना बेटा ठीक है। इसके बाद है शील्डिंग। बेटा जहाँ पे ये रिएक्टर होता है वहां पे दो चीजें इमिट होती है, एक रेडिएशन इमिट होती है और दूसरी हीट इमिट होती है। रेडिएशन अगर रिएक्टर से बाहर जाएगी तो वहां पे काम करने वाले लोगों, जो जिंदा चीजें होंगी, उनको नुकसान पहुंचाएगी, और हीट भी जो होती है वो इस तरह नुकसान पहुंचाती है। तो हीट और रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, जिसको शील्डिंग कहा जाता है। इसमें हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है रिएक्टर के बाहर, और वो क्या करती है, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती। क्योंकि ये कंक्रीट की जो दीवार होती है ना, कंक्रीट की दीवार रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती। तो रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए ये कंक्रीट की 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है, ठीक है। और जो रेडिएशन को, जो हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए एक स्टील की या आयरन की फ्यू सेंटीमीटर थिक दीवार दी जाती है रिएक्टर के बाहर। तो जो हीट को रोकने के लिए स्टील की दीवार जाती है उसको थर्मल शील्डिंग कहा जाता है। और जो कंक्रीट की 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बायोलॉजिकल शील्डिंग कहा जाता है। क्योंकि कंक्रीट की दीवार का काम होता है जिंदा चीजों को रेडिएशन से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, और जो हीट से बचाने के लिए जो होती है वो स्टील होता है, इसलिए उसको थर्मल शील्डिंग कहा जाता है। With the exception of reactors operating at low powers, all reactors are source of intense neutron and gamma ray radiation. These radiations are hazardous in the vicinity of the reactor. Hence, proper shielding material is always required to protect the person working in the reactor area. A shielding material used for such a protection is called biological shielding because its purpose is to protect health. Generally, a layer of concrete about 6 to 8 feet thickness has been found to be to absorb both neutrons and gamma rays and acts as a good biological shield. For reactors operating at high powers, another type of protection known as thermal shield is required to eliminate excessive heat produced in the immediate neighborhood or contact of the core of the reactor. For the purpose of thermal shielding of this time, special cooling arrangements are required to prevent the shield in contact with the core for cracking or suffering from any other heat damage. A few centimeter of iron or steel very close to the core of the reactor provides the required thermal shield. अब इसके बाद आखिरी चीज है ब्रीडर रिएक्टर। देखिए बेटा, ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, मैंने आपको बताया रिएक्टर दो किस्मों के होते हैं। एक यूरेनियम 235 को फिशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन यूरेनियम 235 हमें मिलता बहुत है, हमें जो ज्यादा मिलता है वो मिलता है 238, लेकिन 238 डायरेक्ट फिशन नहीं करता। इसके लिए क्या किया जाता है, एक रिएक्टर इस्तेमाल किया जाता है जो यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करता है 239 में, और 239 जो होता है वो फिशन रिएक्शन करता है। तो ऐसा रिएक्टर जो अनयूजेबल 238 को कन्वर्ट करे 239 के अंदर और उसका फिशन रिएक्शन करे, उसको क्या कहा जाता है, ब्रीडर रिएक्टर। In the natural occurrence of the uranium, the isotope 235, बेटा इसको करेक्ट करें, 238 नहीं है 235 है, make up only 0.72%, whereas the rest 99.28% is the other isotope 238। जो ज्यादा मिलता है वो कौन सा होता है, 238। The least abundant isotope 235 is used as a fuel for conventional reactor। 235 को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल रिएक्टर के लिए। If somehow we could use 238 as a fuel, as a nuclear reactor, we could be better off in increasing the lifespan of the existing uranium fuel supplies of the world deposit of uranium ore. Due to this reason, our interest in the breeder type of reactors has increased significantly। ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, 238 को इस्तेमाल करता है, 238 बहुत ज्यादा मिलता है। अब रिएक्शन कौन सा होता है इसके अंदर, यूरेनियम 238 है, इसको न्यूट्रॉन दिया जाता है, ये नेप्टोनियम में कन्वर्ट होता है, और नेप्टोनियम के में कन्वर्ट होने के बाद बीटा नेगेटिव इमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है।
अब ये नेफ्टोनियम जो होता है ना, ये खुद रेडियो एक्टिव है। नेफ्टोनियम किस में कन्वर्ट होता है? फल्टोनियम में। और फल्टोनियम जो होता है वो फिशन रिएक्शन करता है। ठीक है, इसका रिएक्शन इस तरह से। In this nuclear reaction, Pu239 is an alpha emitter with half-life of 2.410 power 4. Means 238 को नेफ्टोनियम से आगे पल्टोनियम में कन्वर्ट करने के बाद इसको रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2.410 पर 4 years, हजारों साल है इसकी। इट इज रेस्पॉन्सिव फॉर अंडरगोइंग फिशन बाय सिलो न्यूट्रॉन। और ये किससे जाता है? सिलो न्यूट्रॉन से रिएक्शन करता है। In a breeder reactor, some of the neutrons from 2,3 are used to transmit 238 into 239। 235 से लिया जाता है न्यूट्रॉन, जो 238 को किसमें कन्वर्ट करता है? 239 में, और फिर रिएक्शन होता है। We see that the breeder reactor does not create a material capable of undergoing fission, but it simply converts the unusable most abundant isotope 238 into fissionable isotope 238 with a very long half-life of 2.44 into 10 power 4 years. The isotope 239 is also radioactive and can decay into 235 with the emission of alpha particle। 239 से अगर अल्फा निकलेगा तो ये 235 में कन्वर्ट हो जाएगा। But due to its long half-life, large quantities of 239 can be collected and used for power reactors, where it fissions under neutron bombardment with the release of huge amount of energy through the following reaction। Pu239 है, न्यूट्रॉन देते हैं, एक्स वाई फ्रेगमेंट्स बनती हैं और दो न्यूट्रॉन बनते हैं, 200 एवीवी एनर्जी निकलती है। Where X and Y are fission products consisting of variety of isotope near the middle of the periodic table, the term breeder is used to signify that starting with a non-fissile abundant 238, we are able to breed fissile 239, which can be used in a reactor to produce almost the same amount of energy as available from the fission of a 235। ब्रीडर रिएक्टर 238 को 239 में कन्वर्ट करके रिएक्शन करता है। ये एक अनयूजेबल 238 को यूजेबल बना लेता है। देयर आर हाउएवर स्टिल सम प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्निकल नेचर। कि जाहिर सी बात है, ये पढ़ना आसान है, ये रिएक्शन करवाना मुश्किल है। With operating a breeder reactor, which may be resolved in due course of time. Another serious problem is that Pu239 is highly toxic and is also potent material for producing fission bomb, means इसे atom bomb बन सकता है। This is of course a matter of great anxiety and concern for the many nations of the world। In fast breeder reactor, बेटा ब्रीडर रिएक्टर के अंदर आपको मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रीडर रिएक्टर में आपने 238 को कन्वर्ट करना है 239 में, और ये काम कौन करता है? न्यूट्रॉन करते हैं। तो जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं ना, उनको आप मॉडरेट ना करें, उनको इस्तेमाल करें 238 को कन्वर्ट करने के लिए 239 में। इसलिए इसमें अगर एक टूटता है, दो न्यूट्रॉन बनते हैं, तो दो 238 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 239 में। इसमें टूटते कम है, बनते ज्यादा है। In fast breeder reactor, more fissionable material is produced than consumed by the capture of fast neutrons from fertile material. In such reaction, the reactors, the energy of the neutron should not be lowered to decrease, otherwise the neutron will be absorbed as slow neutrons in the structured material. Thus, use of lighter elements should be avoided in these reactors. Water used as a coolant in thermal reactor is not a suitable coolant in ABR because of its high slowing power. In fast breeder reactors, sodium is widely used as coolant, and reactors so designed are called liquid metal fast breeder reactors। अब इसके बाद इसका डायग्राम है, डायग्राम आपको याद नहीं करना बेटा, अब नेक्स्ट लास्ट पेज पे आ क्या जाएंगे। द बेनिफिट्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर, देयर इज नो नीड ऑफ मॉडरेटर, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन काम के होते हैं, इनको मॉडरेट करने की जरूरत ही नहीं। सिंस वाटर वुड स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स एंड आल्सो इट विल बी अ सोर्स ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, कैसे इट कैन बी यूज्ड एज it cannot be used as the coolant and heat transferring liquid। As an alternate, generally a liquid metal like sodium is used। इसके अंदर सोडियम यूज होता है।
Sodium is in the form of solid at room temperature, but it becomes a liquid at 98 degrees Celsius and its boiling point is 892 degrees Celsius. Due to this property of sodium, there is no need to pressurize the earth. इसकी boiling point ज़्यादा होती है, इसलिए ये वेपर्स के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके अंदर रट्टा लगाना है आपने। ठीक है, मैंने एक बार इसलिए पढ़ा है कि कम से कम आप एक बार पढ़ तो लें। ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ज्यादा डीप के अंदर समझाई जा सके। एक बार मैंने आपको पढ़ के सुना दी।